कुछ देर बाद अविका की मीटिंग स्टार्ट हुई। क्लाइंट्स उसके काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। उन्हें अविका के रेडी किए डिजाइन्स बहुत पसंद आए। उन्होंने तुरंत ही डील साइन की और वहाँ से चले गए। अविका और रागिनी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, फिर भी जब भी कोई डील फाइनल होती दोनों घूमने फिरने निकल जाती। अभी फिर आज का अपना प्लान फिक्स है हमेशा की तरह? और हाँ, तुझे जो कुछ भी काम करना है फटाफट से कर ले और फिर पूरे दिन मस्ती। रागिनी ने एक्साइटेड होकर कहा। अविका उसके सर पर मारते हुए बोली, घुमक्कड़ कहीं की। रागिनी उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहती है, ओए, मुझसे ज्यादा घुमक्कड़ तो तू है। हर वक्त सुबह से शाम परिंदे की तरह घूमती रहती है। अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, चल फिर आज गोलगप्पे खाने का चैलेंज करते हैं, मजा आएगा। और देखना, जीतेगी तो अविका ठाकुर ही। वेरी फनी। एक दो बार जीत जाने से क्या होता है, आज तो ये रागिनी ही जीतेगी, देख लियो। अविका उसे कंधे से पकड़कर केबिन से बाहर निकालते हुए कहती है, चल पहले काम कर लेते हैं। मैं आंटी के और बाकी सारे कस्टमर्स के आउटफिट चेक कर लेती हूँ और तुम उन्हें अच्छी तरह से पैक करवा के रख दो। दोनों बातें करते हुए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गई। अविका ने सारे ड्रेस चेक किए, साइज चेक करके रागिनी को बाकी का काम सौंप नीचे चली आई। उसने ड्रॉर से एक पेपर निकाला जिस पर बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिजाइन बना हुआ था। उसने ड्रेस में लगने वाला सारा सामान निकाला और फैब्रिक कटिंग पर सेकंड फ्लोर पर चली आई जहां पर आउटफिट तैयार किए जाते थे। अविका ने अपनी सबसे पहली और पुरानी वर्कर को सारा काम समझाया और एक ही दिन में तैयार करने को कहा। दोपहर के 2 बज रहे थे। इधर कबीर सुमित के साथ मीटिंग के लिए ओबरॉय मॉल के लिए निकल गया। दूसरी तरफ अविका और रागिनी भी अपना काम समेटकर बाहर निकल गई। अविका ने कार पार्किंग से निकाली और रागिनी उसके बगल में आकर बैठ गई। रागिनी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है, यार अभी पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, चल ना पहले कुछ खा लेते हैं। अविका कार ड्राइव करते हुए कहती है, फिर चैलेंज का क्या होगा मैडम? यार बस एक सैंडविच ही खा लेने देना। और वैसे भी यार अपन तो शाम तक साथ है ना, तो क्यों ना अभी पेट भर के खा लें फिर, समझना यार। समझ गई मेरी बातूनी क्वीन। सामने ही दिख रहे ओबरॉय मॉल के पार्किंग एरिया में कार पार्क की और रेस्टोरेंट एरिया में आ गई। दोनों जगह देखते हुए आगे बढ़ी और एक टेबल के पास जाकर चेयर पर बैठ गई। मेन्यू कार्ड देख दोनों ने सेम चीजें ऑर्डर की और वेट करने लगी। रागी, तुम बैठो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, अविका ने कहा। ओके, जल्दी आना। अविका चली गई। इधर सुमित और कबीर भी मीटिंग खत्म करके रेस्टोरेंट एरिया साइड पहुंचे। कबीर, यार तू चल, मैं आता हूं। सुमित, तू आ जा, तब तक मैं यहीं रुककर इंतजार कर लूंगा। कबीर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। कबीर अपने फोन में नजरें गड़ाए ही आगे बढ़ रहा था कि सामने से तेजी से आती अविका से टकराया। अविका गिरती उससे पहले ही कबीर ने उसका हाथ पकड़कर गिरने से बचाना चाहा, पर तब तक अविका ने अपने आप को संभाल लिया। उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा जिसकी छोटी छोटी डार्क भूरी आंखें, माथे पर बिखरे बाल जो कि कुछ बड़े थे, फॉर्मल कपड़ों में भी कहर ढा रहा था। पर अविका को उसकी देख के न चलने की वजह से अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था। वहीं कबीर एक टक अविका को देख रहा था जिसकी छोटी छोटी आंखें जिनमें लाल धागे तैर रहे थे। अविका ने उसके आगे चुटकी बजाई तो उसे होश आया। आई एम सॉरी मिस, वो अर्जेंट। अविका ने उसके फोन की स्क्रीन पर पहले ही देख लिया था। तब उसे समझ आया कि वो कोई मेल चेक कर रहा था, तो उसने कहा, इट्स ओके, आगे से देख कर चलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार लड़की की जगह सामने से कोई गाड़ी आ रही हो। अविका ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा और आगे बढ़ गई। कबीर उसे देखता ही रह गया। अविका अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई और रागिनी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, वॉशरूम यूज करने गई थी या वॉशरूम बनाने? यहाँ मैं। अविका उसकी बात काट कर कहती है, बस कर नौटंकी और अब चल खाना शुरू कर, वरना तेरे पेट के चूहे आत्महत्या कर लेंगे। दोनों ने खाना स्टार्ट किया। कबीर और सुमित भी उनकी ही टेबल के पास वाली टेबल पर जा बैठे। कबीर ने अविका को देखा, फिर अपने सामने बैठे सुमित को देखा जो अजीब नजरों से उसे ही देख रहा था। क्या है, तू ऐसे क्यों देख रहा है? इरादे तो ठीक है ना तेरे? सुमित उसे देखते हुए ही, तुझे क्या लगता है? कबीर, किस बारे में? सुमित, तू जब से आया है बदला बदला सा नजर आ रहा है। बचपन से जानता हूं तुझे, तू तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक क्या हुआ? कबीर बेपरवाही से, क्या? कुछ नहीं हुआ, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सुमित ने कबीर की नजरें अपने से होकर पीछे जाते देखा
तो वो अचानक से पलट गया और उसी वक्त अविका के हाथ से नमक की डब्बी नीचे गिरी और वो नीचे झुक गई। कबीर ने गहरी सांस ली और पीछे कुछ न होने पर सुमित ने वापस कबीर की तरफ मुंह घुमा लिया। रागिनी और अविका ने खाना खाकर बिल पे किया और बाहर आकर बैठ गई। गए वो तीनों? रागिनी ने कहा। अविका सामने की ओर देखते हुए बोली, रागिनी अविका की तरफ देखकर कहती है, तुझे तो खुश होना चाहिए। क्यों? उन लोगों के जाने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, बस पहले उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता और डिनर किया करती थी, अब जब तक वो लोग नहीं हैं तब तक अकेले ही करूंगी। रागिनी ने बात बदलने की गरज से कहा, चल ना बीच पर चलते हैं, और फिर मुझे तुझसे चैलेंज में जीतना भी तो है। अविका उसकी बात पर मुस्कुरा दी। चल, और याद रख, जीतना तो मैंने ही है, चाहे तू कुछ भी कर ले। दोनों कार में जा बैठी। पीछे से आ रहे कबीर ने सुमित से घर जाने का कह खुद अविका की गाड़ी के पीछे हो लिया। अविका ने गाड़ी बीच में रोकी और दोनों अपनी हील्स उतार पानी की तरफ दौड़ गई। कबीर गाड़ी से टेक लगाकर दूर से ही उन दोनों को, खासकर अविका को देख रहा था। उसकी मनमोहक मुस्कान कबीर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। कबीर ने अपने फोन से उसकी कई सारी पिक्चर्स क्लिक की। इधर अविका और रागिनी सबसे बेखबर होकर बच्चों की तरह पकड़म पकड़ाई खेल रही थी और एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी। उन दोनों को यूं देख कबीर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पालूं तेरे दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें, मैं बस तेरा बनूं, बिन तेरे ना रहूं। मैंने तो मांगी है ये दुआ, दिल है ये सोचता, फिर भी नहीं पता किस हक से कहूं बता कि मैं हूं हीरो तेरा, मैं हूं हीरो तेरा। काफी देर तक उन दोनों को यूं देखने के बाद वो वहां से घर के लिए निकल गया। रागिनी रेत पर बैठते हुए कहती है, यार अभी अब और नहीं, दम निकल गया मेरा तो, इसीलिए बोलती हूँ मोटी कम खाया कर। अब देख, दौड़ते भी नहीं बन रहा है तुझसे। अविका हंसते हुए भागी तो रागिनी उसके पीछे दौड़ गई। कबीर घर ही पहुंचा था कि उसकी असिस्टेंट जसमीत का कॉल आया। कबीर कॉल रिसीव करके कहता है, मिस जसमीत, मैं घर जा रहा हूँ, बाकी का काम कल के लिए। सर, वो आज आप जिस मीटिंग के लिए गए थे उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। व्हाट? जी सर, वो मिस्टर मेहरा ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है, इसीलिए। जसमीत कुछ कहती उससे पहले कबीर ने गुस्से से फोन फेंक दिया और मिस्टर कबीर के ऑफिस की तरफ गाड़ी घुमा दी। इधर जसमीत ने रघुवीर जी और सुमित को कॉल कर सारी बातें बताई। सुमित ने बिना देर किए कॉल डिस्कनेक्ट किया और गाड़ी ले जल्दी से मेहरा इंडस्ट्रीज की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। इधर बीच पर अविका और रागिनी में गोलगप्पे का चैलेंज जारी था। अविका तीखे पर तीखा खाए जा रही थी और रागिनी मीठे भी नहीं खा पा रही थी। या रागी, तू तो 10 में ही हार मान गई, मुझे तो लगा तू मुझे टफ कंपटीशन देगी। यार अभी सच्ची, अब इसके आगे एक भी नहीं खाया जाएगा, और अगर खाया ना तो कल सुबह मैं हाउस नहीं आ पाऊंगी। अविका ने 2 ना डस्टबिन में डाला और गोलगप्पे वाले भैया से पपड़ी के लिए कहा। फिर रागिनी से बोला, देख, हाउस तो तुझे आना ही है, वैसे कल सिद्धिविनायक चलना है, लेने आऊंगी, तैयार है ना? रागिनी अपना पेट पकड़ते हुए कहती है, हाँ, अब तुझे कौन मना कर सकता है, और अब चलना, क्या तू भी पपड़ी खाने में लगी हुई है? अविका अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, ओए, ये हक है मेरा। वैसे तेरा पेट अभी से खराब हो गया क्या? रागिनी ने मुंह बनाते हुए मासूमियत में हाँ में सिर हिलाया और अविका हंस पड़ी। उसने एक साथ 3-4 पापड़ी हाथ में ली और रागिनी को लेकर गाड़ी में आ गई। कबीर गुस्से में ट्रैफिक से होते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सुमित और रघुवीर जी उससे पहले ही मेहरा इंडस्ट्री के बाहर कबीर के आने का वेट कर रहे थे। दोनों को ही पता था कबीर का गुस्सा बहुत खतरनाक था। सुमित, पापा, ये मेहरा बहुत चालाक है, इसे पता है कबीर को कैसे छेड़ना है, वो बस मौके की तलाश में ही रहता है। रघुवीर जी, बेटा, गलती तो हमारी है जो हम इसे कम आंकते हैं और मौका देते हैं छेड़ने का। अब बस कबीर का गुस्सा शांत करना है, वरना कहीं वो इसकी जान ही ना ले ले। कबीर ने मेहरा की ऑफिस के बाहर गाड़ी रोकी। वो बाहर निकलता उससे पहले ही रघुवीर जी दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गए और सुमित बैक सीट पर। कबीर दोनों को देखते हुए, आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? रघुवीर जी, पहले गाड़ी घर की तरफ लो,
कबीर गुस्से से, पापा आज मैं इस मेहरा को नहीं छोड़ने वाला, वो हमेशा मेरे ही काम में अपनी चोंच घुसाते रहता है। रघुवीर जी उसकी बांह पकड़कर उसे रोकते हुए, बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, और ठंडे दिमाग से काम लो, और बिजनेस में ये सब तो लगा ही रहता है, और हमारे इतने बड़े बिजनेस में 1-2 कॉन्ट्रैक्ट चले भी जाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। कबीर, पापा मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर वो मेहरा और उसका वो बिगड़ैल बेटा दोनों को सिर्फ मेरे ही काम में टांग अड़ाना होता है, और मैंने मिस्टर ओबरॉय से बात कर ली है। इस बार ये मेहरा ऐसे मुंह के बल गिरेगा कि आगे से किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट छीनने से पहले 100 बार सोचेगा। सुमित और रघुवीर जी दोनों ही उसकी बात सुन मुस्कुरा दिए। फिर सुमित ने कहा, जब सब अपने हाथ में ही आ चुका है तो फिर अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो ना, क्यों वो करना चाहते हो जो मेहरा चाहता है। अच्छा अब चलो, मम्मा इंतजार कर रही है हमारा। कबीर ने मुस्कुराते हुए गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। सुमित मन में, क्या बात है, ये अचानक इतना बदलाव, ये इतनी आसानी से मान गया। खैर जो भी हुआ अच्छा है, जो ये अपने गुस्से को काबू में करना सीख गया। घर पहुंच सब चेंज कर वापस हॉल में आकर बैठ गए। मीनू जी सबके लिए चाय बनवाकर लाई और कुछ स्नैक्स भी। सुमित बेटा, मैंने कुछ कपड़े डिजाइन करवाए थे, तुम जाकर ले आओगे? कल सुबह तो शादी के लिए निकलना है और मुझे पैकिंग भी करनी है तो। रघुवीर जी, तुम भी ना मीनू दिन में चली जाती। दिन में गाड़ी कहाँ थी, और फिर घर में भी तो कोई नहीं था, तो ऐसे कैसे चली जाती? और फिर दिन में कोई ना कोई काम याद आ जाता और मैं भूल जाती। सुमित, क्या पापा आप भी। मम्मा मैं चला जाता हूं। कबीर कुछ सोचते हुए, चल मैं भी फ्री ही हूं, थोड़ी बाहर की हवा खाकर आते हैं। दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठ निकल गए। अविका ने रागिनी को घर छोड़ा और खुद अपने घर आ गई। कपड़े चेंज किए, तब तक उसकी हेल्पर चाय ले आई। अभी उसने अपनी चाय खत्म की ही थी कि उसका फोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर उभर रहे नाम को देख उसने कॉल रिसीव किया और कुछ देर बात कर कॉल डिस्कनेक्ट कर कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल गई। अविका हाउस पहुंची तो वहां सुमित और कबीर गाड़ी से टेक लगाकर खड़े थे। अविका की गाड़ी देख दोनों उसी तरफ देखने लगे। कबीर ने जैसे ही अविका की गाड़ी देखी, उसने हैरानी से सुमित की तरफ देखा। अविका गाड़ी से बाहर आई और कबीर को सुमित के साथ देख वो भी हैरानी से उसे देखने लगी। अविका सुमित के पास जाकर, हाय, कैसे हो? आंटी कैसी है? और निक्की, वो कैसी है? बहुत टाइम से आई नहीं। सुमित मुस्कुराते हुए, सब ठीक है, निक्की अपने कॉलेज फेस्टिवल में बिजी है। तुम बताओ कैसी हो? और वो फुलझड़ी? उसकी बात पर अविका जोर से हंस पड़ी और कबीर उसकी खिलखिलाहट में कहीं खो गया। वो एकदम ठीक है, बस अभी कुछ देर पहले ही घर छोड़कर आई हूँ। चलिए अंदर, आंटी की ड्रेस दे देती हूँ। अविका आगे बढ़ गई। उसने उन दोनों को भी पीछे आने का इशारा कर हाउस का गेट खोलकर अंदर चली गई। कबीर और सुमित उसके पीछे ही उसके केबिन तक चले आए। अविका सुमित की तरफ देखते हुए, आप लोग बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। सुमित ने हाँ में सिर हिलाया तो अविका केबिन से बाहर निकल गई। उसके जाते ही कबीर सुमित पर टूट पड़ा। क्यों बे, उस दिन तो तू कह रहा था कि तू इसे पर्सनली नहीं जानता, फिर ये सब क्या था? मम्मा ने सिर्फ तुझे कपड़े लाने के लिए कहा, तूने उनके एड्रेस नहीं पूछा, और तुम दोनों की बातों से तो यही लग रहा था कि तुम एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो। इसका मतलब तू इसे पहले से जानता है, फिर तूने झूठ क्यों कहा? सुमित, यार वो इसलिए बोला था कि तू उस पर हेडलाइट फोड़ने पर गुस्से से फूट ना पड़े। तेरा गुस्सा कैसा है मैं अच्छे से जानता हूं, और मैं अभी को। कबीर उसकी तरफ देखते हुए, ओह मतलब अविका से अभी तक बात पहुंच गई और मुझे बताया भी नहीं। सुमित उसकी तरफ देखते हुए, यार कबीर तू कुछ भी मत बोल। कबीर केबिन में घूमते हुए, सही है बेटा, मैं कुछ भी बोल रहा हूं। घूमते हुए कबीर का ध्यान दोनों तस्वीरों पर गया जिस पर हार चढ़ा हुआ था। सुमित की तरफ देखते हुए बोला, जब इतनी अच्छी जान पहचान है तो ये भी पता होगा ये दोनों तस्वीरें किसकी है। अविका केबिन में घुसते हुए, ये मेरे पापा हैं, अविनाश राठौड़, और ये मम्मा है, राधिका राठौड़। सुमित, सॉरी ठाकुर साहब। अरे एसआर, कोई बात नहीं, इन्हें थोड़ी ना पता है। वैसे आपने इनके बारे में बताया नहीं। सुमित कुछ कहता उससे पहले ही कबीर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा,
कबीर राठौड़, तुम्हारी मीनू आंटी का छोटा बेटा। अविका ने उसका हाथ देख थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो कबीर ने हाथ थोड़ा और आगे बढ़ा अविका के हाथ को थाम लिया। एक दूसरे की छुअन से ही दोनों का दिल तेजी से धड़क उठा। कबीर की आंखों में देख अविका ने नजरें झुका अपना हाथ पीछे खींच लिया। अविका ने सुमित को बैग्स थमाए और कहा, कुछ लेंगे आप दोनों? चाय, कॉफी या ठंडा? सुमित, नहीं, फिर भी अभी तुम्हें भी लेट हो जाएगा। वैसे भी काफी अंधेरा हो गया है, तुम कहो तो हम छोड़ देते हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मुझे आदत है इन सब की तो। सुमित, ओके बाय। फिर धीरे से फुसफुसाते हुए, कल अगर फुलझड़ी से मिलना हो तो कल सुबह सिद्धिविनायक पहुंच जाना। सुमित उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। वहीं कबीर उन दोनों को देख जल भून रहा था। वो दोनों को देखते हुए बाहर निकल कार में जाकर बैठ गया। उसे अविका और सुमित को साथ बातें करते हंसते मुस्कुराते देख बुरा लग रहा था। कुछ ही देर में सुमित भी अविका के साथ बाहर आया और उसे गाड़ी तक छोड़ कबीर के बगल में आकर बैठ गया। सुमित सीट बेल्ट बांधते हुए, तू इस तरह बाहर क्यों चला आया? कबीर, गाड़ी स्टार्ट कर, कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है मुझे। सुमित गाड़ी से चाबी निकालते हुए, एक मिनट मेरे भाई, तुझे ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है और जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। कबीर उससे चाबी छीनते हुए, तो फिर जो मैंने देखा वो क्या था? सुमित, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। और एक बात, कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज आवाज में म्यूजिक चला दिया, जिसे देख सुमित ने चुप रहना ही ठीक समझा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक कबीर ऐसे रूड क्यों हो गया। कबीर ने घर के बाहर गाड़ी रोकी और तेज कदमों से घर के अंदर जाकर अपने रूम में चला गया। सुमित को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने गार्ड को गाड़ी अंदर लगाने के लिए कहा और बैग्स थामे अंदर चला आया। उसने सोफे पर बैठी मीनू जी को बैग्स दिए और उनके सामने ही बैठ गया। मीनू जी उसे देखते हुए कहती हैं, कबीर को क्या हुआ अचानक? गया तब तो अच्छे मूड में गया था। सुमित ने अपने कंधे उचका दिए। ये लड़का भी, इसका पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, कब मुंह फुला ले, कब किस बात पर फट जाए। कहते हुए वो बैग उठाते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर कबीर बेड पर औंधे मुंह लेटकर अपने फोन में खींचे हुए अविका के फोटोज जूम कर कर देख रहा था। सुबह से कई बार अविका को देख चुका था, पहले जॉगिंग करते हुए, फिर रेस्टोरेंट में, उसके बाद फिर बीच पर और फिर आमने सामने की मुलाकात उसके फैशन हाउस में। उसकी छुअन का वो एहसास जो वो अब भी अपने हाथों में महसूस कर पा रहा था। फोटोज देखते हुए और अविका की प्यारी सी मुस्कान देख उसके चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। अविका घर पहुंची। डिनर करने के बाद इधर उधर चैनल बदलते हुए अचानक ही कबीर का रेस्टोरेंट में टकराना और फिर अभी हाउस में उसे हाथ मिलाते हुए जो दिल में अचानक ही हलचल सी मची, वो अभी एक बार फिर उसे याद करते हुए दिल तेजी से धड़क उठा। अविका अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, अभी तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। पहली बार उससे हाथ मिलाया ना? नहीं, पर मैं तो अक्सर अपने मेल क्लाइंट्स या कस्टमर से हैंडशेक करती रहती हूँ, पर ये तो कुछ अलग था। छोड़ ना अभी, चल सो जा, अब ज्यादा मत सोच। अविका वहीं हॉल में बैठे हुए टीवी पर न्यूज चैनल लगाकर बैठ गई। रात 12 बजे उसने रागिनी को कॉल किया। रागिनी नींद में कॉल रिसीव करके कहती है, क्यों आत्माओं की तरह तुझे भी चैन नहीं है? सोने देना यार। ओए कुंभकर्ण की अम्मा, जरा होश में आ। रागिनी कंबल से मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बोलना। हैप्पी बर्थडे माय डियर रागी। अच्छा, ये कहने के लिए कॉल किया था? चल थैंक यू और बाय। ओए, मैं तेरे लिए अभी तक जाग रही हूं और तू? रागिनी उसकी बात काटते हुए कहती है, बाय, गुड नाइट, कल बात करेंगे। अविका ने मुंह बनाया और कॉल कट कर बड़बड़ाते हुए अपने रूम में जाकर सो गई। पर कबीर की नींद उड़ चुकी थी। कुछ देर करवटें बदलते हुए वो भी आखिरकार नींद की आगोश में समा ही गया। अगली सुबह अविका जल्दी उठी और सबसे पहले रागिनी को कॉल किया। रागिनी कॉल रिसीव कर कहती है, उठ गई हूँ यार, तू जल्दी से आ जा, और आज तेरा यही नाश्ता लंच डिनर होने वाला है, इसीलिए अपनी मेड को बता देना ताकि बेचारी को आज का आराम मिल जाए।
अविका ने मुंह बनाकर कहा। ठीक है, आ रही हूँ। अविका नहाने चली गई। दूसरी तरफ अलार्म की आवाज से सुमित की नींद खुली। घड़ी में टाइम देखा तो जल्दी से उठा और कबीर के रूम की तरफ दौड़ा। कबीर बेड पर बैठा जॉगिंग शूज पहन रहा था। उसे देख सुमित उसके बगल में बैठते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है? कबीर हैरानी से उसे देखकर कहता है, तू ठीक तो है कि सरक गई है तेरी? क्या? कबीर खड़े होते हुए कहता है, अरे जब तुझे पता है इन कपड़ों में सुबह मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो फिर ऐसे बचकाने सवाल का क्या मतलब? सुमित सर खुजलाते हुए बोलता है। यार कबीर, आज जॉगिंग के लिए मत जाना। कबीर ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए सुमित की तरफ देखा। यार तू, मतलब मुझे कहीं जाना है, तू साथ चलेगा तो? कबीर कुछ सोचते हुए कहता है, कहाँ जाना है तुझे? क्या किसी से मिलने जाना है? सुमित ने हाँ में सिर हिलाया तो कबीर को कल रात अविका का सुमित के पास जाकर फुसफुसाना याद आया और उसकी मुट्ठियां तन गई। उसने अपने आप को काबू में कर सुमित की तरफ देखा, जो उसे साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। सुमित उसका हाथ पकड़कर कहता है, चल ना यार प्लीज, अगर मम्मा अकेले मुझे जाते देखेगी तो सवाल करेगी। कबीर उसकी तरफ देखकर बोला, अच्छा ठीक है, वैसे कहाँ जाना है? सुमित खुश होते हुए कहता है, सिद्धि विनायक। चल ठीक है, इसी बहाने दर्शन भी हो जाएंगे। अब जा, रेडी होकर आ, मैं भी नहाकर रेडी होकर आता हूँ। सुमित अपने रूम में चला गया और कबीर भी सोचते हुए नहाने चला गया। अविका रेडी होकर रागिनी के घर पहुंची। उसने घर की बेल बजाई तो रागिनी ने गेट खोला। अविका उसे गले लगाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे रागी, भगवान तुम्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे और तुम्हें। तभी रागिनी उसे अलग हटकर कहती है, कितनी खराब लड़की है ना ये, गिफ्ट देने के बजाय ज्ञान दे रही है, और सद्बुद्धि की जरूरत मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हाँ पर तुझे है। कहकर वो अंदर भागी और उसके पीछे ही अविका भी। अर्चना जी हॉल में आते हुए कहती है, ये लड़कियां भी ना इतना बड़ा फैशन हाउस चलाती हैं, पर बचपना अभी गया नहीं, क्योंकि अभी तो हम जवान हैं। दोनों ने एक साथ कहा। अविका अर्चना जी के गले लगते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग आंटी, अंकल कहाँ है? वो रहे तुम्हारे अंकल। तभी मिस्टर अग्रवाल मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मेरा शेर बेटा आया है। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग बेटा, हम तो ठीक हैं। तुम तो अब याद ही नहीं करती, कितने दिन बाद आई हो। तभी रागिनी मुंह बनाते हुए कहती है, ये गलत बात है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता यहाँ। अर्चना जी को अपने पास आते देख कहती है, मम्मा आज मेरा बर्थडे है, तो आज आप मेरे कान नहीं खींच सकती। उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। रागिनी अविका की तरफ देखकर कहती है, और मैडम आप इन दोनों पति पत्नी से मिलकर ये भूल रही हैं कि हमें मंदिर जाना है। अगर आपका मेल मिलाप हो गया हो तो चलें, या? अविका उसका कान पकड़कर खींचते हुए कहती है, नौटंकी कहीं की, चल अब। रागिनी मुंह बनाकर कहती है, तू ना सच में बहुत बुरी है। दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। इधर सुमित और कबीर भी गाड़ी में बैठ मंदिर के लिए निकले। कबीर ड्राइव करते हुए कहता है, कल जब मैंने पूछा तो झूठ क्यों कहा? सुमित उसकी तरफ घूमकर कहता है, किस बारे में? कबीर बिना उसकी तरफ देखे कहता है, यही कि तेरे और उसके बीच। क्या बोल रहा है, क्लियर बोलना। कुछ नहीं, जाने दे। वैसे उस शहजादी से तू मम्मा के थ्रू मिला ना? कौन, अविका? नहीं, मैं मतलब एक बार रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और उस दिन टैक्सी ऑटो वालों की हड़ताल थी, तब उसी ने मुझे लिफ्ट दी थी। तुझे पता है, मैंने उसकी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। मैं दुआ करूंगा कि उसे कोई ऐसा मिले जो उसके सारे दुख तकलीफ और उसका अकेलापन दूर करे। कबीर ने हैरानी से सुमित की तरफ देखा। मतलब कुछ नहीं, गाड़ी रोक, मंदिर सामने है। कबीर ने बुरा सा मुंह बनाया और एक साइड गाड़ी रोककर बाहर निकल गया। कबीर ने गाड़ी साइड में पार्क की और दोनों ही गाड़ी से बाहर आए। पूजा का सामान लेते हुए रागिनी की नजर जब सुमित पर पड़ी तो उसने झट से मुंह घुमा लिया। रागिनी ने धीरे से कहा, अभी ये तेरा एसआर यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ है? अविका ने इधर उधर देखते हुए कहा, तू पागल है क्या? अगर उसने देख लिया ना कि हम भी यहीं हैं तो। यार पर यहाँ आया क्यों है? अविका मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, रागी ये मंदिर है और यहाँ कोई भी आ सकता है, फिर एसआर क्यों नहीं? रागिनी ने बुरा सा मुंह बना लिया।
सुमित की नजर जैसी उन दोनों पर पड़ी तो वो उनकी तरफ बढ़ गया और कबीर दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देखता रहा। सुमित उन दोनों के पास जाकर कहता है, हेलो। अविका ने रागिनी की तरफ देखा जो उसे वहां से चलने का इशारा कर रही थी, पर अविका कहाँ मानने वाली थी। हाय, वैसे एसआर आप चाहे तो मेरी रागी को बर्थडे विश कर सकते हैं। रागिनी ने अविका को घूर कर देखा और फिर मुंह घुमा लिया। अविका ने सुमित की तरफ देख एक आई विंक की तो सुमित मुस्कुरा दिया। दूर खड़े कबीर को कुछ समझ नहीं आया तो वो भी वहीं चला आया। सुमित फूलों की दुकान वाले से रेड रोज लेकर रागिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे रागिनी। रेड रोज देखते ही रागिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अविका की तरफ देखा जो उसे रोज लेने का इशारा कर रही थी। वहीं कबीर हैरानी से सब देख रहा था। रागिनी ने रोज लिया और थैंक यू कहकर अविका का हाथ पकड़ मंदिर की तरफ चली गई। उसके जाते ही कबीर ने कहा, तू बताएगा मुझे ये सब क्या था? सुमित उसकी तरफ देखकर बोला, पहले दर्शन कर लें, फिर सब बताऊंगा। कबीर बिना कुछ कहे ही आगे निकल गया। अभी क्या था ये सब, तू जानती है ना, फिर भी और क्या जरूरत थी मेरे बर्थडे के बारे में बताने की? या रागी, तुम इतना क्यों चिढ़ती हो उनसे? एक बार कोशिश तो करो उन्हें जानने की। रागिनी ने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं जानना किसी को भी। रागिनी ने मन में सोचा, अब तुझे क्या बताऊं, जब उनकी नजरें मुझ पर होती है तो मैं अपनी नजरें ही उठा नहीं पाती। दिल ऐसे धड़कता है जैसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो। अविका उसके कंधे को हिलाते हुए कहती है, ओए मैडम, ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ, मुझे पता है किसके सपने देखे जा रहे हैं। रागिनी झेपते हुए कहती है, क्या हुआ, कुछ भी बोलती जा रही हो, लाइन में लगते हैं। कहते हुए वो लाइन में जाकर खड़ी हो गई। अविका भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे ही जाकर खड़ी हो गई। कबीर और सुमित भी पुरुषों वाली लाइन में जाकर खड़े हो गए। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते गए। रागिनी ने बस हाथ जोड़े और निकल गई। सुमित भी उसके पीछे ही था। अविका और कबीर ने एक साथ दर्शन किए। अविका ने मंदिर की घंटी बजाने के लिए हाथ उठाया और उसी समय कबीर का हाथ भी ऊपर उठा। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ से छू गए। दोनों ने जल्दी से घंटी बजाई। दोनों ने हाथ जोड़े, माथा टेका और बाहर आ गए। अविका जाकर सीढ़ियों पर बैठी तो कबीर भी उसके बगल में आकर बैठ गया। कबीर कुछ सोचते हुए, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो क्या तुम अकेली रहती हो? फिर मन में, कबीर क्या पूछ रहा है, क्या सोचेगी वो? अभी तक गई नहीं तुम? अविका ने एक नजर कबीर पर डाली, फिर कहा, बुआ और उनके बच्चे साथ रहते हैं। वैसे एक बात पूछूं आपसे? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया तो उसने कहा, पहले कभी आपको देखा नहीं, मतलब? हाँ, वो मैं पहले हॉस्टल में रहा, उसके बाद बिजनेस स्कूल चला गया। कुछ टाइम बाहर रहकर ही बड़ी कंपनियों में काम किया, उनका काम करने का तरीका सीखा। सुमित रागिनी के पीछे जाते हुए, रागिनी रुको तो। उसका हाथ पकड़ उसके सामने खड़े होकर, तुम मुझसे भागती क्यों हो? क्या मुझमें तुम्हें कोई भूत प्रेत नजर आता है? रागिनी उससे हाथ छुड़ाकर अविका के पास जाकर, अवी, घर चले, तुझे फैशन हाउस भी तो जाना है ना? कहते हुए वो आगे निकल गई और अविका भी कबीर और सुमित को देखते हुए चली गई। कबीर, चलें? सुमित, और क्या, यहां हवन थोड़ी ना करवाना है। वो दोनों भी कार में बैठकर निकल गए। कबीर, क्या सीन है तेरा और उसका? सुमित, किसका? कबीर उसे घूरते हुए, ज्यादा बनने की या बनाने की कोशिश की ना तो यही मुंह तोड़ दूंगा तेरा, फिर घर में सबको जवाब देते रहना। सुमित अपना मुंह दोनों हाथों से छुपाते हुए, मैं उसे पसंद करता हूं और उसका पता नहीं। कबीर उसे देखते हुए, वैसे तुझे दोनों में से वही क्यों पसंद आई? सुमित मुंह लटकाते हुए, क्यों? वैसे अविका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो बिना कहे ही सब समझ जाती है और मुझे उसकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद है। कबीर, अबे तू ये बताना कि तू पसंद किसे करता है? कबीर कुछ झल्लाते और चिढ़ते हुए बोला। सुमित बेपरवाही से, दोनों को। उसकी बात सुन कबीर का माथा ठनका। मन किया एक पंच उसके मुंह पर जड़ दे, पर कुछ सेकंड आंख बंद कर गहरी सांस ली और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वहीं सुमित तो
रागिनी ने उसका रेड रोज एक्सेप्ट किया, उसी में खुश हो रहा था। कबीर ने घर के आगे झटके से ब्रेक लगाया। सुमित का सिर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा। वो जोर से चिल्लाया, पागल तो नहीं है? कबीर दनदनाते हुए अपने कमरे में चला गया। हॉस्पिटल जाते प्रताप ने कबीर को ऐसे जाते देखा तो सुमित से पूछ ही लिया, इन जनाब को क्या हुआ? ऐसे गुस्से में टमाटर क्यों बना घूम रहा है? और तुम दोनों सुबह सुबह कहां से आ रहे हो? सुमित, वो भाई हम लोग कुछ जरूरी काम से गए थे, और कबीर का तो आप जानते ही हैं, कहकर सुमित जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रश्मि प्रताप को खींचते हुए, तुम्हारी जांच पड़ताल हो गई हो तो हॉस्पिटल चलें? प्रताप ने हामी भरी और दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अविका और रागिनी भी घर पहुंच गई थी। अर्चना जी ने सबके लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया था। मिस्टर अग्रवाल नाश्ते की ड्यूटी के लिए निकल गए। रागी, यार चल ना, बर्थडे है इसका मतलब ये नहीं कि तुम छुट्टी कर लो। रागिनी सोफे पर फैलते हुए, यार अभी, मैं तो कहती हूँ तू भी आज आराम कर ले, काम तो रोज ही करते हैं। अविका अपना बैग उठाते हुए, नहीं यार, काम नहीं होता तो जरूर रुक जाती, पर शाम को जल्दी आ जाऊंगी, केक कटिंग भी तो होगा ना। अविका वहां से निकल फैशन हाउस पहुंच गई। रघुवीर जी, मीनू जी और निकी को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। मीनू जी अपनी बहन के बेटे की शादी अटेंड करने जा रही थी, वो भी 8 दिन पहले। रागिनी अपने रूम में लेते हुए सुमित के बारे में ही सोच रही थी, और सोचते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। अर्चना जी की आवाज सुन वो हड़बड़ाहट के साथ उठी और रूम से बाहर आ गई। हाँ मम्मा, कुछ कह रही थी आप? बेटा, अविका को कॉल करके याद दिला देना, उसी यहीं डिनर करना है, कहीं ऐसा ना हो वो काम में इतनी व्यस्त हो जाए कि भूल ही जाए, अर्चना जी ने कहा। क्या मम्मा आप भी, और उसने कहा है ना वो जल्दी ही आ जाएगी। वैसे मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, जा बना कर ला, कहकर अर्चना जी वहीं सोफे पर कुशन सीधा कर लेट गई। कबीर ने भी ऑफिस में बैठे बैठे जसमीत से मिस्टर मेहरा की सारी छोटी बड़ी डिटेल्स निकलवाई। कबीर चेयर पर बैठ पेपर वेट घुमाते हुए, कबीर के काम में दखल देना बहुत भारी पड़ेगा मेहरा, अब से तेरी उल्टी गिनती चालू होती है। अविका ने रागिनी की ड्रेस को तैयार करवाया और पैकिंग के लिए रैपर्स मंगवाकर खुद ही उसे पैक करने बैठ गई। अर्चना जी चाय का सिप लेकर, अच्छा लाडो, अविका की बुआ जी और दोनों बच्चे कितने दिनों के लिए गए हैं? रागिनी मुंह बनाकर, पता नहीं, पर मैं तो चाहती हूँ कि अब वो वापस आ ही ना तो अच्छा है। बेटा ऐसा नहीं कहते मम्मा, जब उन्हें पता है सब कुछ, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मिल पाता तो अभी चुप करके सारा कुछ उनके नाम कर चुकी होती। पर अब जब ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों वो लोग अवी के साथ ऐसे परायों जैसा बर्ताव करते हैं? मम्मा, प्यार के 2 मीठे बोल ही उस लड़की को खुश कर देते हैं, तो फिर। अर्चना जी उसकी बात काटते हुए, बेटा सब एक जैसे नहीं होते हैं, और ये लोग कम से कम जैसे हैं मुंह पर हैं, वरना तो पीठ पीछे वार करने वाले भी होते हैं। और बप्पा ने हमारी अविका की किस्मत में जरूर कुछ अच्छा ही लिखा होगा, और एक दिन शायद ऐसा भी हो कि शैलजा जी को भी उसकी अहमियत का पता लगे। शाम होते ही अविका ने सबको जाने का कह खुद भी निकल रही थी कि सामने से सुमित मिल गया। अविका हैरानी से, आप इस वक्त यहाँ? सुमित मुस्कुराते हुए, हाँ वो रागिनी के लिए गिफ्ट लेकर आया था, क्या तुम दे दोगी उसे? अविका मुस्कुराते हुए कहती है, दे तो दूंगी, पर फिर मुझे क्या मिलेगा? अविका के इतना कहते ही सुमित ने पॉकेट से चॉकलेट्स निकालकर अविका के हाथ पर रख दी, फिर कहा, तुम्हें पसंद है ना? चॉकलेट्स देख अविका की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। सुमित हड़बड़ाते हुए, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अविका ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए और फिर कहा, आपको पता है, मैं जब भी पापा से ऐसे ही कुछ कहती या उनके सामने खाली हाथ रखती तो वो ऐसे ही मेरे हाथ पर चॉकलेट्स रख दिया करते थे। उनके जाने के बाद आज पहली बार। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। उसने एक बार फिर जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये गिफ्ट आपकी फुलझड़ी को दे दूंगी। सुमित कुछ कहता उससे पहले ही अविका गाड़ी में बैठ निकल गई। कुछ देर वहीं खड़े रहकर सुमित भी घर के लिए निकल गया। अविका ने कुछ दूर जाकर गाड़ी रोकी और सिर स्टीयरिंग पर टिका लिया। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रागिनी उसे कॉल पर कॉल किए जा रही थी। उसने बोतल उठा पानी पिया, तब एक बार फिर
फोन घनघनाया। अविका ने एक गहरी सांस ली और कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से रागिनी ने उस पर एक के बाद एक सवालों की बौछार कर दी। अभी कहाँ है तू? कैसी है तू? ठीक तो है ना? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? तू कहाँ है बता? मैं और पापा आ जाएंगे तुझे लेने। तू बोल क्यों नहीं रही है? तू कुछ बोलने देगी तभी तो बोलूंगी ना। और वो कुछ काम आ गया था, बस उसी में थोड़ा वक्त लग गया। और आने की जरूरत नहीं है, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। अविका की नॉर्मल आवाज सुन रागिनी ने सुकून भरी सांस ली और उसे ध्यान से और आराम से ड्राइव करने की सलाह देकर कॉल डिस्कनेक्ट किया। अविका ने गाड़ी से बाहर निकल मुंह धोया और गाड़ी में बैठ निकल गई। अविका के पहुंचते ही सबने केक कटिंग कर एक दूसरे को खिलाया। रागिनी को उसके मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया, फिर अविका ने। अविका की डिजाइन की हुई ड्रेस सबको बहुत पसंद आई। सबने खाना खाया। उसके बाद अविका रागिनी को उसके कमरे में खींचकर ले गई। अभी क्या बात है, बता ना, तू वहां से मुझे ऐसे क्यों लेकर आई? अविका ने उसके सामने सुमित का दिया हुआ गिफ्ट रख दिया। ये क्या है? तुझे क्या नजर आ रहा है? रागिनी ने मुंह बना लिया, फिर कहा, मेरा मतलब तूने तो गिफ्ट दे दिया ना, फिर ये किसकी तरफ से है? अविका मुस्कुराते हुए। एसआर ने दिया है, बड़े प्यार से। रागिनी ने उससे मुंह फेर लिया और हल्का सा मुस्कुरा दी। अविका मुस्कुराते हुए ही, अब मैडम अगर आपका मुस्कुराना हो जाए तो। रागिनी एकदम से उसकी तरफ पलट गई। यार तू गिफ्ट बाद में देख लेना, क्या पता कुछ स्पेशल हो, पर मुझे अभी जाने दे। रागिनी उसका हाथ पकड़ते हुए। तुसी जा रहे हो? अविका उसकी बात काटकर, नौटंकी मत कर, कल तो मिलना ही है। रागिनी ने मुंह बनाया और दोनों बाहर हॉल में आ गई। अर्चना जी और मिस्टर अग्रवाल हॉल में ही बैठे बातें कर रहे थे। अविका उनके सामने जाकर, अंकल आंटी अब मैं चलती हूँ। बेटा रात बहुत हो गई है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। और क्या, वहाँ भी जाकर क्या करेगी? नहीं, अगर बुआ लोग होते तो रुक भी जाती, पर। कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। मिस्टर अग्रवाल ने अविका को घर छोड़ा और वापस आ गए। घर आकर रागिनी सो गई। उसे सुमित का गिफ्ट याद ही नहीं रहा। अगली सुबह फिर अविका जॉगिंग के लिए निकली और इधर कबीर भी। अविका हर रोज की तरह जॉगिंग करने के बाद आंखें बंद करके बैठी हुई थी और कबीर भी जॉगिंग छोड़ उसे देखने में लगा हुआ था। वो जब भी अविका की तरफ देखता, उसकी नजरें जैसे एक ही जगह बंद कर रह जाती। उसकी पर्सनैलिटी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ था जो वो अविका को लेकर महसूस कर पा रहा था। अविका की आंखों में जो सूनापन उसने देखा था, वो उसे अब बेचैन कर रहा था। सुमित की बातों से उसे कुछ भी क्लियर नहीं था। वो अविका को देख यही सब सोच रहा था कि जब सामने नजर गई तो वहां अविका थी ही नहीं। उसने अपना सिर झटका और सुकून की तलाश में वो भी अविका की जगह पर आंखें मूंद कर बैठ गया। बंद आंखों के आगे भी एक ही चेहरा नजर आया और वो था अविका का। अविका घर पहुंची और रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने लगी। उसने न्यूज देखने के लिए टीवी ऑन किया। उधर कबीर और बाकी सब भी ऑफिस के लिए रेडी थे और ब्रेकफास्ट करते हुए न्यूज देख रहे थे। मिस्टर मेहरा भी बौखलाए हुए से न्यूज चैनल पर चल रही न्यूज देखकर हैरान परेशान थे। तभी रघुवीर जी ने कहा, कबीर ये सब क्या है? क्या सच में तुमने? कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर मेहरा ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने उनके शेयर होल्डर्स को खरीद लिया और अब मेहरा इंडस्ट्रीज के 60% शेयर मेरे हैं। मतलब उसकी कंपनी पर उससे पहले बॉस मैं हूँ। रघुवीर जी कहते हैं, बेटा क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो? तुम्हें तो पता है मेहरा अच्छा आदमी नहीं है और उसका बेटा तो उससे भी ज्यादा बुरा इंसान है। पापा सही किया है कबीर ने, और मेहरा जैसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। तभी सुमित ने कहा, मुझे नहीं लगता वो दोनों बाप बेटे अब चुप करके बैठने वाले हैं। कबीर कहता है, ना बैठे, वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकता। पहले भी उसके बेटे के खिलाफ कई सारी कंप्लेन दर्ज हो चुकी है और अब अगर हम में से किसी के साथ कुछ किया तो पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया देखने के लिए तरस जाएगा। रघुवीर जी मन ही मन परेशान हो रहे थे, पर कबीर को समझाने का भी अब कोई फायदा नहीं था। सब ऑफिस के लिए निकल गए थे और कबीर मेहरा इंडस्ट्रीज के लिए। इधर अविका भी न्यूज देखते हुए नाश्ता करने के बाद फैशन हाउस के लिए निकल गई। रागिनी की नजर जब पैक्ड गिफ्ट पर पड़ी तो उसे अपने पर्स में डालकर वो निकल गई।
कबीर मेहरा के ऑफिस पहुंचा और उसके मैनेजर से केबिन का पूछकर मेहरा की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैनेजर भी उसके पीछे ही चला आया। पूरे ऑफिस में बात फैल गई थी कि हर कोई उसी के बारे में गॉसिप कर रहा था। वहीं लड़कियां, वो तो कबीर को ऑफिस में देखकर बड़ी खुश नजर आ रही थी। यार, अगर ये यहाँ का नया बॉस हुआ ना, तो कसम से मैं तो कभी जॉब छोड़ूंगी ही नहीं। हाँ यार, मुझे तो उसकी हॉटनेस, ऊपर से एटीट्यूड और क्यूटनेस बड़ा ही गजब का कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब अगर ऐसा बॉस होगा ना, तो यहाँ तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी केबिन से बाहर। मेहरा को गुस्से से ऑफिस में घुसते देख सब तरफ सन्नाटा पसर गया। मेहरा सीधे अपनी केबिन में पहुंचा और कबीर को अपनी चेयर पर बैठे देख उसका माथा ठनक गया। मेहरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? मेरे केबिन में मेरी ही कुर्सी पर बैठकर? कबीर उसकी बात काटते हुए बोला, मिस्टर मेहरा, आप भूल रहे हैं शायद, या आपने न्यूज नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं, अब इस कंपनी के 60% शेयर मेरे यानी कबीर राठौड़ के हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब इस ऑफिस पर, इस केबिन पर और इस कुर्सी पर कबीर राठौड़ का हक है। मेहरा ने गुस्से में आकर कबीर की कॉलर पकड़ ली। अब तक कबीर के चेहरे पर जो मुस्कान थी, अब वही चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मैनेजर ने जब कबीर के चेहरे के भाव बदलते देखे, उसने आगे बढ़कर मेहरा को कबीर से दूर किया। कबीर ने गुस्से में कहा, उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना अभी कोई और होता तो चलने के लायक भी नहीं छोड़ता। और गलती से भी भूलना मत, बॉस मैं हूं यहां का। अब या तो ऐसे ही 40% शेयर के साथ रहो, या फिर वो भी मेरे हवाले कर दो। बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। आगे से याद रखना, जरा से भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेहरा ने उसे गुस्से में घूरा और देख लेने का कहकर बाहर निकल गया। उधर अविका ने फैशन हाउस पहुंचकर एक बार सबके काम को चेक किया और वापस अपने केबिन में आ गई। तब तक रागिनी भी आ चुकी थी। अविका उसे देखते हुए बोली, आज तो मैडम लेट हो गई, लगता है गिफ्ट देखकर नींद ही नहीं आई होगी रात में। रागिनी तिरछी नजर से देखते हुए कहती है, उसके लिए गिफ्ट खोलना भी तो जरूरी होता है। तुझे छोड़कर आते ही ऐसी नींद लगी कि सुबह ही नींद खुली। ओ, मतलब तुझे एसआर की फीलिंग्स की कोई कद्र ही नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब नींद। वो आगे कुछ बोलती कि उसकी नजर शरारत से मुस्कुराती हुई अविका पर पड़ी। हाँ, दिल की बात जुबान पर आखिर आ ही गई। अब प्लीज छुपाने की कोशिश मत कर, अविका ने शरारती अंदाज में कहा। रागिनी ने मुंह बना लिया और फिर कहा, तुझे कैसे पता चल जाता है सब कुछ? कोई वरदान मिला है क्या तुझे? वरदान नहीं मिला, बस जब आप किसी को समझने की कोशिश करो तो इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना दिखाई देता है। रागिनी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहती है, बस करिए ज्ञान की देवी, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। वैसे गिफ्ट खोलने में बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अविका ने हंसते हुए कहा, गिफ्ट में डर? सूतली बॉम्ब तो रखा नहीं होगा या रॉकेट? पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में। तभी रागिनी बोली, यार क्या पता दिवाली के बचे हुए बॉम्ब रख दिए हो। अविका ने उसे घूर कर देखा। मजाक था यार, अब क्या जान लेगी इन छोटी अखियों से गोली? अविका ने घूरना जारी रखा। ठीक है यार, खोल रही हूँ। रागिनी ने गिफ्ट बॉक्स खोला जिसमें पतली सी चेन पर इंग्लिश अल्फाबेट्स में रागिनी लिखा हुआ था और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उसे देखते ही रागिनी के फेस पर मुस्कुराहट फैल गई। बॉक्स में एक चिट भी रखी हुई थी। रागिनी ने उसे खोला जिसमें लिखा था, जब तुम्हारी हाँ होगी तब मैं खुद तुम्हें पहनाना चाहूंगा इस छोटे से गिफ्ट को। इंतजार रहेगा तुम्हारी हाँ का। रागिनी उसे पढ़कर मन में कहती है, डफर, अभी तक प्रपोज नहीं किया और हाँ का इंतजार कर रहा है। ओ हेलो रागी मैडम, अभी ख्यालों से बाहर आओ। और यार, इतने सुंदर गिफ्ट के लिए एसआर को थैंक यू तो कह दो। क्यों? मैंने कहा था गिफ्ट देने के लिए, नहीं ना? तो फिर थैंक यू किस बात के लिए? अविका ने सर पकड़ लिया। तुम्हें समझाने से अच्छा मैं दीवार पर अपना सर दे मारूं। मैं तो चली, अब तुम्हारा जो जी में आए वो करो। रागिनी ने हंसते हुए कहा, रागी सुनो ना, मुझे ना फैशन शो के लिए इनवाइट किया है। हाँ तो चली जाओ ना। पर शो लोनावला के एक होटल में होने वाला है और वो भी आज रात ही, अविका ने कहा। रागिनी वापस चेयर पर बैठते हुए कहती है, तू क्या चाहती है? अगर तेरी इच्छा है तो सोच मत और यहाँ की टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी। यार
मन तो बहुत है। इस शो में कई बड़े बड़े डिजाइनर शामिल होने वाले हैं। फिर तो तुझे जाना ही चाहिए, रागिनी ने कहा। अच्छा, अब मैं अपना काम देख लूं, तू जाए तो बता देना। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और रागिनी चली गई और अविका कुछ नए डिजाइन्स बनाने में बिजी हो गई। उधर ऑफिस में बैठा कबीर मेहरा की पर्सनल असिस्टेंट से मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स की डिटेल ले रहा था। असिस्टेंट एक फाइल कबीर के सामने रखते हुए कहता है, सर, मेहरा सर ने मिस्टर मुखर्जी के साथ लोनावला में आज मीटिंग फिक्स की थी। आप कहें तो मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं। कबीर फाइल में नजर गड़ाए हुए कहता है, नहीं, मीटिंग आज ही होगी। तुम कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रेडी करवाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंडीशन में हाथ से जाना नहीं चाहिए। तुम जा सकती हो। इधर दोपहर में अविका और रागिनी ने साथ ही लंच किया। रागिनी ने पूछा, फिर क्या सोचा है तूने जाने के बारे में? मैं जाना चाहती हूँ, अभी 1-2 घंटे के अंदर निकल जाऊंगी। अभी देख, ये तेरा गुस्सा है ना, इसको काबू में रखना, ठीक है? कोई कुछ भी कहे, लड़ाई। अविका उसे घूर कर देखती है। तुझे क्या मैं लड़ाकू नजर आती हूँ? और एक बात बता, कोई मुझे उंगली दिखाएगा ना तो हाथ तोड़ दूंगी। और आंख? रागिनी उसे शांत कराते हुए कहती है, बस मेरी शेरनी, मैं समझ गई। फिर भी मैं यही कहूंगी कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना। कोशिश करूंगी। रागी, वो विकी की मॉम की साड़ी पैक करके रखी है, वो आएंगी तो उन्हें दे देना। 4 बजे के आसपास अविका घर पहुंच गई। अपने छोटे से बैग में कपड़े रखे और कुछ जरूरी सामान और इनविटेशन कार्ड रख वो लगभग 5 बजे घर से निकल गई। म्यूजिक प्लेयर में धीमी आवाज में गाने सुनते हुए वो मुंबई की ट्रैफिक भरी सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। कबीर भी अपनी गाड़ी से निकल चुका था। मुंबई से बाहर निकलते ही उसकी गाड़ी अचानक ही बंद पड़ गई। अब उसने मीटिंग कैंसिल करने का मूड बना लिया था। उसने जेब से फोन निकाला और देखा तो बैटरी डेड हो चुकी है। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो कुछ देर गाड़ी की बोनट पर बैठा आती जाती गाड़ियों, ट्रकों को देखता रहा। शाम के टाइम मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, पर कबीर का मूड खराब था। उसने कुछ सोचते हुए सड़क के साइड खड़े होकर लिफ्ट मांगनी शुरू की, पर आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे लिफ्ट ही नहीं मिल रही थी।